नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले लेक्चर में हम लोग भारतीय संविधान और राजनीतिक प्रणाली का पहला अध्याय का तीसरा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उसको माइंड मैप से हम रिवाइज करवा रहे हैं ताकि एग्जाम के समय आपको किसी तरह का कोई प्रेशर ना हो। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको माइंड मैप में हम रखते हैं और एग्जाम के समय जब आप माइंड मैप से रिवाइज कीजिएगा तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हम मान सकते हैं, वो फैक्ट आपका रिवीजन के दौरान नहीं छूटेगा। बहुत कम पेजों में माइंड मैप को हम यहाँ पे कंपाइल करते हैं और माइंड मैप से रिवीजन करना भी आसान हो जाता है क्योंकि एक ही नज़र में पूरा चैप्टर दिखता है। देखिए यहाँ पे ये माइंड मैप का पेज का एक हिस्सा है, उसी में पूरा प्रियम्बल आ गया है। दूसरे पेज, इस पेज का दूसरे हिस्सा में जाइएगा तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे उसका फैक्ट आपको दिखेगा। तो जब एक नज़र में सब चीज़ दिखता है ना, तो रिवीजन करना आसान हो जाता है। बहुत तेजी से रिवीजन हम लोग कर सकते हैं और जितना तेजी से आप रिवीजन कीजिएगा, रिवीजन का संख्या उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी को रिवीजन करने में एक पूरा दिन लग रहा है और उसी चीज़ को आप 2 घंटा में रिवीजन कर पा रहे हैं, तो आप जो है एक दिन में उसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। और 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिएगा तो सीधा सा मतलब है वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहेगा। हम कहते हैं ना, जितना ज़्यादा टाइम आप रिवीजन करते हैं वो फैक्ट जो है आपको उतना ही लंबा टाइम आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। तो हम लोग जैसा कि पता है पिछला जो टॉपिक कंप्लीट किए हैं वो है संविधान की प्रस्तावना। तो चलिए संविधान की प्रस्तावना को माइंड मैप से यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। एक्चुअली ये बहुत छोटा टॉपिक है। आप लोग सोच रहे होंगे एक ही लेक्चर में ये डिटेल वाइज जो लेक्चर लिए थे उसमें खत्म ही हो गया था, तो माइंड मैप से रिविजन करने की क्या आवश्यकता है आवश्यकता। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा चीजें जो है वो जमा होते जाएंगे और आपको जब रिविजन करना होगा और आपके पास माइंड मैप नहीं होगा तो रिविजन करने में दिक्कत होगी। इसीलिए हर टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम लोग उसको रिविजन करेंगे। और ये भले छोटा टॉपिक था लेकिन क्वेश्चन आप देखे थे टेस्ट में 30 से ज्यादा क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इसीलिए है ना, हम इसको कर सकते हैं, देखने में छोटा लगे है ना, घाव करे गंभीर। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रस्तावना के बारे में और समझते हैं। डिटेल वाइज आपको समझाया गया है। अब यहाँ पे बहुत कम समय में इसको रिवाइज करने वाले हैं। तो प्रस्तावना के बारे में कहा गया था कि प्रस्तावना क्या है। तो अगर आपको मूवी देखना है तो मूवी देखने से पहले आप ट्रेलर देखते हैं और थोड़ा बहुत आइडिया लगाते हैं कि मूवी में क्या देखने को मिलेगा। तो उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भारतीय संविधान जो है वो शुरू करने वाले हैं अनुच्छेद 1 से। तो भारतीय संविधान पढ़े इससे पहले हम थोड़ा सा इसका क्या कर लेते हैं, ट्रेलर देख लेते हैं। कहने का मतलब प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना पढ़ने से हम लोगों को आइडिया हो जाता है कि आगे जो भी हम भारतीय संविधान में पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस संदर्भ में हमको चीजें जो है वो जानने को मिलेंगी। तो वही चीज है प्रस्तावना। तो चलिए हम लोग प्रस्तावना को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जिसको उद्देश्य का प्रेम्बल के नाम से जाना जाता है। प्रस्तावना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा याद होना चाहिए। क्योंकि प्रस्तावना जो है उससे एक शब्द जो है वो आपको गायब कर दिया जाएगा और उसके बाद क्या किया जाएगा, वहां पे 4 ऑप्शन दिया जाएगा और बोला जाएगा सही ऑप्शन को चूज कीजिए। जैसे कि अगर टेस्ट बनाए होंगे, उम्मीद करते हैं लेक्चर वाइज जो भी टेस्ट आपको दिया जा रहा होगा सारे टेस्ट आप बना रहे होंगे। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन ही बनाए होंगे तो जिसमें 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया था, ब्लैंक रख दिया गया था और 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें आपको चूज करना था। बहुत आसान था, आप चूज कर भी लिए होंगे। अब यहाँ पे क्या करेगा, दूसरा लाइन कोई भी उठा देगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो मान के चलिए यहाँ पे राजनीति को हटा देगा, ब्लैंक कर देगा और बोलेगा कि इसमें सही जो शब्द है उसको भरिए। तो उस तरह से आपको ढूंढना होगा कि आपको पता होना चाहिए कि न्याय में कितने प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय हैं। तो 2 तो दिया है, तीसरा आपका नहीं दिया है, तो तीसरा को क्या कर लेना होगा, चूज कर लेना होगा। तो इस तरह से प्रियम्बल जो है आपको लाइन बाय लाइन याद करना है, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो चलिए हम लोग प्रियम्बल उद्देशिका को पढ़ते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे भी समझने का प्रयास करते हैं। हम भारत के लोग, मतलब यहाँ संविधान जो है वो कहा जाता है, उसको ताकत जो है कहाँ से मिलता है, पावर संविधान को कहाँ से मिलता है, तो भारत के लोग से। इसीलिए हमारा जो प्रियम्बल है वो शुरू किया गया है हम शब्द से। और हम मतलब किसको डिनोट कर रहा है, तो भारत की जनता को, भारत के नागरिक को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे कहता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब भारत के लोग जो है, हम भारत के लोग भारत को एक क्या बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कह रहा है हम सभी भारतीय मिलके अपने देश को क्या बनाएंगे, संप्रभुत्व संपन्न। संप्रभुत्व संपन्न कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे देश में कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो उसमें कोई भी बाहरी देश का या बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। जिसको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल दिए थे, जैसे कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, बीच में आते हैं ट्रंप और कहते हैं कि सीज फायर तो हम करवाए हैं, लेकिन हम सीधा सीधा कहते हैं कि हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। अगर युद्ध करना था तो उसका भी निर्णय हमें लोग लिए और युद्ध
विराम करना था तो उसका भी निर्णय हम ही लोग लिए हैं। कोई बाहरी शक्ति हम लोगों को प्रभावित नहीं कर सकती है, या उसके प्रभाव में आके हम युद्ध करने का भी निर्णय नहीं लेंगे और युद्ध रोकने का भी निर्णय नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब है आपके ऊपर कोई सुप्रीम पावर नहीं है, आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो स्वतंत्र रह के ले सकते हैं। तो ये इस तरह का हम क्या बनाएंगे, एक देश बनाएंगे। अगर मान के चलिए हम लोग डोमिनियन रहते हैं, कहने का मतलब किसी के अधीन रहते हैं, तो हम कुछ भी कर रहे होते ना, तो वो क्या करता, हमको रेगुलेट करता। जैसे कि पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी, लेकिन ऐसा तो कोई नहीं है, हम लोगों के ऊपर कोई ऐसा रेगुलेट करने वाला देश नहीं, हम लोग स्वतंत्र हैं। हम लोग अपने देश को कैसा बनाने वाले हैं, समाजवादी। ऐसा यहाँ पे प्रियम्बल में कहा जा रहा है, हम सब मिल के अपने देश को समाजवादी बनाएंगे। कहने का मतलब है समाज के हर एक तबके को आप वैल्यू दीजिएगा, चाहे वो दबा कुचला हो, आर्थिक रूप से वो पिछड़ा हो या सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, हर तबका को आपको ध्यान में रखना है और सबको साथ में लेके चलना है। तो समाजवादी के बारे में भी आपको हम बताए थे, दो प्रकार का समाजवादी होता है, एक होता है लोकतांत्रिक समाजवादी, एक होता है कम्युनिस्ट टाइप वाला। तो कम्युनिस्ट टाइप वाला में जो निजी चीजें हैं उसको तो पूरा तरह से खत्म कर दिया जाता है, या ज्यादातर जो निजी है उसको समाप्ति कर दिया गया है, थोड़ा बहुत अगर छोड़ दिया जाए तो वो अलग बात है। तो हम लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट वाला में निजी चीजों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वहां सभी चीज का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। जैसे कि आप थोड़ा बहुत इसका एग्जांपल चाइना से ले सकते हैं। लेकिन हम लोगों का जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसमें हम लोग देखते हैं कि निजी चीज और राष्ट्रीयकरण वाला जो चीज है, यानी कि जो देश की जनता का हम कह सकते हैं संपत्ति है, दोनों क्या होता है, साथ साथ चलता है। तो सरकारी चीजें भी हम लोगों का ग्रोथ कर रहा है और जो निजी चीजें हैं, अंबानी अडानी जैसे लोग जो हैं वो भी क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो इस तरह का हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। पंथ निरपेक्ष है, हम अपने देश को क्या बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष करने का मतलब क्या है कि हमारी देश का जो संविधान है या देश का जो भी सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उसका कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों को समान नजरों से क्या करेगी, देखेगी। फिर है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हम लोगों का जो देश है वो क्या है, लोकतंत्र है। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वही प्रतिनिधि संसद में और विधानसभा में जाते हैं और नियम कानून बनाते हैं। वही नियम और कानून से हम लोग रेगुलेट हो रहे हैं। दूसरा चीज यहाँ पे गणराज्य कहा गया, यानी कि हम क्या है, गणतंत्र है। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारा देश का जो सर्वोच्च है, यानी कि हम लोगों की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो हम ही लोग के बीच से क्या की है, गई है। वहां पे कोई राजा फैमिली से तो वो नहीं गई है, तो कोई एक राजशाही फैमिली से हम लोगों का देश का सर्वोच्च नहीं आता है। हम लोगों का देश का सर्वोच्च हम ही लोगों के बीच से आता है। इसीलिए हम कहते हैं हमारा देश लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। जबकि ब्रिटेन लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र क्यों नहीं है, क्योंकि वहां का जो सर्वोच्च होता है वो राजा फैमिली से होता है, जो चार्ल्स तृतीय, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देखे भी थे, जो यूट्यूब में हम डाले थे, है ना। चलिए, उसके समस्त नागरिकों को, तो इस तरह से देश को तो आप क्या बना दिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना दिए। अब देश को तो बना लिए, लेकिन देश के नागरिकों को अब क्या दीजिएगा, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दीजिएगा। मतलब 3 प्रकार का न्याय। और ये भी क्वेश्चन में आया था, कितने प्रकार की न्याय मिलता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिला है और कितने प्रकार का समता मिला है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम बोले थे प्रेम्बल जो है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो न्याय में देखिए, और इसको रटने से नहीं होगा, समझने से होगा, है ना। जैसे कि हम बताया ना, सबसे पहला लाइन में बोलता है कि हम सब मिलकर अपने देश को क्या बनाने वाले हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाने वाले हैं, समाजवादी देश बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष देश बनाएंगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ नागरिकों को हम क्या देंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। मतलब 3 प्रकार का न्याय देंगे। चाहे वो सामाजिक, कोई ऊंच नीच भेदभाव हम जाति के तौर पे नहीं रखेंगे, छुआछूत जो है वो नहीं रखने देंगे। इसीलिए तो हम बोले ये ट्रेलर है, आगे जाके इसी का डिटेल जो है आपको देखने को मिलेगा जब हम पूरा संविधान पढ़ेंगे। आपको देखिए यहाँ पे सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को हम क्या करते हैं, आरक्षण देते हैं। या छुआछूत, आर्टिकल 17 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें क्या किया जाता है, अगर कोई छुआछूत मानता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आर्थिक, राजनीतिक, EWS जो दिया गया है वो एक तरह से क्या है, आर्थिक है ना। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो उसको भी हम थोड़ा बहुत क्या कर रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो इसी तरह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर तरीके से हम क्या करने का प्रयास करेंगे, न्याय देने का प्रयास करेंगे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हम देश के नागरिकों को स्वतंत्रता देंगे किस संदर्भ में? अपना विचार रखने के लिए। हर व्यक्ति का अपना क्या हो सकता है? विचार हो सकता है। कोई एक पर्टिकुलर, जैसे प्रधानमंत्री के तौर पे ही अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री का बहुत सारे लोग समर्थक हैं और प्रधानमंत्री के बहुत सारे लोग क्या है? विरोधी हैं। तो सबका अपना विचार है और उस विचार को रखने का उनको क्या है? स्वतंत्रता है। दूसरा है अभिव्यक्त। अगर हम प्रधानमंत्री के समर्थक है तो भी हम अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, यूट्यूब में आ सकते हैं, उनके समर्थन में वीडियो बना सकते हैं। अगर उनके खिलाफ है तो भी हम लोगों को ये स्वतंत्रता दिया गया है कि हम उनके जो नेगेटिव पक्ष है उसको आके रख सकते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। फिर है विश्वास। हम हो सकता है कि भगवान में विश्वास रखें, हो सकता है भगवान में विश्वास ना रखें, तो आप विश्वास जो है वो आप क्या कर सकते हैं? रखने की स्वतंत्रता है। धर्म है, हम किसी भी धर्म को माने, हम पूरी तरह से हम लोग क्या है? स्वतंत्र हैं। फिर है उपासना। पूजा करने का अलग अलग क्या होता है? तरीका होता है ना? तो इस तरह से इसकी भी स्वतंत्रता है। कोई होता है ना बलि प्रथा को मानता है, कोई बोलता है कि जीव का हत्या करके कैसे भगवान खुश हो सकते हैं। तो सबका अपना उपासना का, पूजा का क्या होता है? तरीका होता है। तो सबको मानने का क्या है? स्वतंत्रता है। उसके बाद है समता दिया गया है, मतलब अगर समान परिस्थिति है तो आपके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप 10th पास होके नहीं दे सकते हैं, इसको हम समानता नहीं कहेंगे, आपको ग्रेजुएट होना होगा। और इस तरह से दूसरा व्यक्ति भी ग्रेजुएट है तो आप दोनों जो है वहां पे जाके एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर समानता का देंगे, यहाँ समता वर्ड है, देखिएगा आगे ये सब डिस्कस करेंगे। तो समानता में क्या हो जाएगा कि सबको बराबर देखेंगे, चाहे वो 10th क्लास वाला स्टूडेंट हो चाहे ग्रेजुएट वाला स्टूडेंट हो, तो ये समानता हो जाता है। लेकिन समता क्या है? समान परिस्थिति में है तो समान व्यवहार होगा। अर्थात अगर कोई ग्रेजुएट है, दूसरा व्यक्ति भी ग्रेजुएट है, तो हम उसके साथ समान व्यवहार करेंगे। अगर कोई व्यक्ति 10th पास है और कोई व्यक्ति ग्रेजुएट है तो उसके साथ समान व्यवहार नहीं करेंगे। 10th वाला ही क्वेश्चन देंगे या उस लेवल का ही एग्जाम देने देंगे, और जो ग्रेजुएट वाला है उसको हम लोग क्या करेंगे? ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देने देंगे। तो इस तरह से ये जो है समता का अधिकार दिया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर। तो 2 प्रकार का समता दिया गया है। तो उसके लिए इतना तो दे दिए, तथा उन सब में क्या? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, मतलब हम लोगों को जो देश है उसके सभी नागरिक जो है आपस में मिलजुल के रहे, सभी मतलब बंधुत्व भावना सब में रहे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? व्यक्ति की गरिमा को क्या करेंगे? बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मतलब व्यक्ति का अपना एक गरिमा होता है ना, तो उस गरिमा पूर्ण जो जीवन है उसके साथ वो जिए, उनके बीच क्या हो? एकता हो, आपस में सब लड़ने लग जाएंगे। इतना विविधता भरा देश, इतना बड़ा ना देश में सब अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, अलग अलग एक ही धर्म में बहुत सारा पूजा पाठ करने का तरीका अलग है, खान पान का तरीका अलग है, पहनावा अलग है, भाषा अलग है, सबको जोड़ के रखना काफी मुश्किल था। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि इतने मुश्किल कामों को भी हम लोग क्या करेंगे? करके दिखाएंगे। और करके ये लोग दिखाए भी। एक ऐसा नियम जो कि सब मान रहा है, उत्तर भारत का जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इधर अरुणाचल प्रदेश नागालैंड से लेके गुजरात तक, अगर इतना बड़ा देश में सभी लोग कहते हैं कि संविधान को हम मानते हैं, तो ये संविधान जो है या जो कॉमन लॉ हम कह सकते हैं, सुप्रीम जो लॉ है जो सबके लिए बराबर है, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, ये बनाना कितना है ना मुश्किल होगा कि एक ऐसा नियम हम बनाएं जिसको देश के सभी लोग माने। तो ये काफी मुश्किल काम था, लेकिन इस मुश्किल काम को संविधान सभा में जो भी लोग उपस्थित थे वो करके दिखाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बंधुता बढ़ाने का काम किए। फिर दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यही 2 जो पैराग्राफ हम कह सकते हैं वही काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो या 3 पैराग्राफ हम कह सकते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ। तो थर्ड पैराग्राफ में 2 लाइन हम कह सकते हैं, बाकी ये तो जब अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को वो डेट दिया गया है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि संविधान में क्या होना चाहिए और हमारा देश कैसा होना चाहिए, नागरिकों के बीच कैसे हम बंधुत्व को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, नागरिकों को क्या देंगे? न्याय में क्या देंगे, समता में क्या देंगे, स्वतंत्रता में क्या देंगे, है ना। तो ये सब चीजों को आपको क्या करना है? याद करना है। डिटेल वाइज भी आपको समझाए थे, यहाँ पे भी आपको समझा दिए। उम्मीद करते हैं आप इन सब चीजों को अब नहीं भूलिएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं प्रस्तावना के संदर्भ में क्या क्या और हम लोगों को याद रखना है। सबसे पहले तो दिया गया है प्रस्तावना किस पे आधारित है, तो पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। हम जानते हैं कि इस जुलाई अगस्त के आसपास संविधान सभा का क्या हुआ था? इलेक्शन हुआ था। फिर 9 दिसंबर को पहली बैठक हुआ, फिर 11 दिसंबर को दूसरा बैठक होता है, 13 दिसंबर को तीसरा बैठक होता है, और उसमें पंडित नेहरू जो है
जो भी लोग बैठे हुए थे उस सभा में, उसके सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं कि हम जो बैठे हैं और हमारा जो काम है सुप्रीम लॉ बनाना, एक ऐसा नियम बनाना जिसको देश के सभी लोग क्या करें, माने। तो हम लोग कुछ ऐसा नियम बनाएंगे जिसको सभी लोग माने भी। ऐसा ना हो कि आधा से ज्यादा लोग इसको इनकार कर दें या इस नियम को माने ही ना। देखिए, थोड़ा बहुत तो विरोध होता ही है। आप कोई भी ऐसा नियम बना लीजिएगा जिसको 100% लोग जो है वो नहीं मानेगा, थोड़ा बहुत विरोध लाजमी है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है इसको माने। इस तरह का हम लोगों का क्या होना चाहिए, नियम होना चाहिए। तो उस संविधान सभा को उद्देश्य बताया कि हमारा क्या उद्देश्य है। तो यही सब उद्देश्य जो बताए थे माफ कीजिएगा, यही सब जो उद्देश्य बताए थे वही आगे जाके प्रस्तावना का क्या ले लेता है, रूप ले लेता है। तो हम उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ के भी बताए थे कि उद्देश्य में क्या था कि हम लोग जो है देश के नागरिकों को क्या करेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इस तरह का क्या करने का प्रयास करेंगे, न्याय देने का प्रयास करेंगे, अलग अलग तरह की स्वतंत्रता देने का प्रयास करेंगे, लोगों के बीच भेदभाव नहीं करेंगे, सबके बीच एकता बना के रखेंगे। इस तरह का हम क्या करेंगे, नियम कानून बनाएंगे ताकि सभी लोग जो है मिलजुल के रहे और देश हमारा टूटे ना। तो इस तरह से वही जो उद्देश्य था, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने का आपका क्या है, एक उद्देश्य है। तो उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर को जाते हैं और सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं, बताते हैं कि हमारा ये उद्देश्य जो है वो ये है, और उस तरह से उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ के वो बताते हैं। अब आगे यहाँ पे दिया गया है कि महत्वपूर्ण कथन जो है वो है, जैसे कि अभी हम बोले कि जो प्रस्तावना है उसको हम लोग परिचय पत्र कह सकते हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट कोई कोई बोले तो उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है प्रस्तावना का संविधान का आत्मा कौन बोले हैं, पंडित ठाकुरदास भार्गव। दूसरा, यहाँ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद हुआ था 1967 में, तो उसमें भी माना गया था कि प्रस्तावना जो है वो भारत की संविधान की आत्मा है। फिर है के.एम. मुंशी आते हैं, वो बोलते हैं हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। जैसे व्यक्ति का जन्म कुंडली होता है ना, आपका भी जन्म कुंडली होगा, तो उस तरह से संविधान का जन्म कुंडली कौन है, तो प्रस्तावना है। इन्हें पालकी वाला संविधान का परिचय पत्र कहते हैं, जो कि अभी हम बताए थे कि परिचय पत्र आपको कहा गया है, वो पिछले लेक्चर में बताया गया था, इसमें भी बताया गया। तो यहाँ पे आपको हम समझा रहे हैं, इसीलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, और नहीं तो आप देख लीजिएगा प्रस्तावना तो आपको एक बार याद हो जाएगा, तो इसको बहुत ज्यादा टाइम आपको देना नहीं होगा, बस एक नजर जहां आप भूलिएगा उसको देखना है। बाकी ये सब चीज में भी बहुत सारे फैक्ट जो है आपको याद रहेंगे ही, है ना। कुछ ही ऐसे फैक्ट होंगे जिसको आप भूलिएगा, तो उसी को रिवाइज करना है। रिवीजन में हम किसको रिवीजन करते हैं, जो चीज हम भूलते हैं, और जो चीज भूलते हैं वो 2-3 बार पढ़िएगा ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या चीज बोल रहे हैं। बस उसको टिक करके रख लेना है, और जब रिवीजन करना है तो उस पर ज्यादा स्ट्रेस देना है, ताकि एग्जाम हॉल में वो चीज आप ना भूलें। अब महत्वपूर्ण वाद है, कुछ केसेस है जो कि प्रस्तावना को लेके आए हैं, जिसको इस साइन से हम यहाँ पे क्या किए दिखाए हैं। बेरुबारी संघ मामला जो कि 1960 का था, उसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है संविधान का ये भाग नहीं है, मतलब कौन नहीं है, प्रस्तावना। ये माइंड मैप है, बहुत शॉर्टकट में हम लिखे हैं, इतना शॉर्टकट में लिखे हैं कि आपको केवल समझ में आ जाए, और आप पढ़ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं तो आपको समझ में आ ही जाएगा। केवल ध्यानपूर्वक आपको क्या करना है, सारे लेक्चर को देखना है। संविधान में संशोधन नहीं हो सकता, जब संविधान का भाग ही नहीं है तो हम संशोधन कैसे करें, अनुच्छेद 368 के तहत हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे केशवानंद भारती आता है, केश 1973 में। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोलता है, जस्ट इसको उलट देता है, बोलता है प्रस्तावना संविधान का ये क्या है, भाग है। अब यहाँ पे शुरुआत वाला बोलता है भाग नहीं है, सेकंड वाला बोलता है भाग है। तो जब भाग नहीं था तो संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं, अब भाग है तो संविधान में क्या कर लिए, संशोधन कर लिए। इसीलिए आप देखिएगा जस्ट इसके बाद 73 के बाद 76 में इंदिरा गांधी के काल में 42वां संविधान संशोधन होता है, और यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को सम्मिलित कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और प्रस्तावना में आज तक केवल यही संशोधन किया गया है, इसके बाद कोई भी संशोधन यहाँ पे नहीं किया गया है। तो इस तरह से इसी चीज को रिपीट करता है LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 में। यहाँ पे भी वही बात बोला गया जो कि केशवानंद भारती में बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो आपको पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में आज तक कितना संशोधन हुआ है, तो मात्र एक ही संशोधन यहाँ पे हुआ है, और टेस्ट अगर बनाए होंगे तो आप लोगों को तो ये प्रश्न मिला भी होगा। यहाँ आपको पूछा जाएगा ऐसे, संविधान के मूल रूप में जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हम लोगों को कौन सा शब्द नहीं मिलता, इसी को घुमा फिरा के पूछेगा। तो ये सब बाद में जोड़ा गया 76 में, तो मूल रूप में 1950 में अगर देखेंगे तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ पे प्रस्तावना जो है उसके बारे में 2 तथ्य जो है वो उल्लेखनीय कहा जाता है। पहला, प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, जैसे अभी बोले संविधान का शक्ति का स्रोत क्या है,
भारतीय जनता। तो उसी तरह से अगर भारतीय जनता संविधान को मानने से इनकार कर दे तो संविधान के पास पावर रह जाएगी जी, पावर ही नहीं रह जाएगा। जब कोई मानेगा ही नहीं तो उसका क्या मतलब रह जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ पे बोलता है प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। मतलब विधायिका पे के शक्ति पर वो प्रतिबंध भी लगाती नहीं है और विधायिका की शक्ति का स्रोत भी प्रस्तावना नहीं है। उसी तरह से ये गैर न्यायिक है, यानी कि इसको हम न्यायालय में लेके नहीं जा सकते, इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि बहुत सारा प्रस्तावना में ऐसा बात कहा गया है ना जिसको आप न्यायालय में चुनौती दे दिए तो फिर गड़बड़ा हो जाएगा, वो चीज ना सरकार जो है पूरा कर पाएगी नहीं कर पाएगी उसका कोई गारंटी नहीं। जिससे यहाँ पे बोला गया आर्थिक न्याय, तो कभी कभी सरकार जो है वो लोगों के साथ आर्थिक न्याय नहीं कर सकती है। या यहाँ पे आप देखिएगा बंधुता बढ़ाने के लिए क्या कर सकती है, बहुत सारा काम करती है, जैसे कि व्यक्ति के घर में राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो कोई एक केस उठा के ले आएगा और बोलेगा कि ये तो एकता को क्या कर रहा है, भंग कर रहा है, ऐसा हो सकता है। तो कुछ भी कुल मिला के बस इतना जानना है कि प्रस्तावना को हम लोग कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जो है माइंड मैप से इसको रिवाइज करवा दिए। अब आपका काम है, अगर गलती से टेस्ट अगर आप नहीं बनाए हैं तो टेस्ट को क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी काम पेंडिंग में रखिएगा तो फिर क्या रहेगा, पेंडिंग में ही चलता जाएगा। माइंड मैप का इंपॉर्टेंस आपको अभी भले समझ में ना आए, लेकिन आप जब इस एग्जाम दीजिएगा ना और एग्जाम के समय बहुत सारे जब सब्जेक्ट पढ़ने रहेंगे और उस समय रिवीजन करना जब आपको मुश्किल लगने लगेगा और उस समय जब आपके हाथ में माइंड मैप रहेगा ना, तब देखिएगा माइंड मैप का क्या मजा है। और आने वाले दिनों में हम बहुत सारे सब्जेक्ट को माइंड मैप में कन्वर्ट करने वाले हैं। पूरा झारखंड तो कन्वर्ट कर ही दिए हैं, नागपुरी को कन्वर्ट कर ही दिए हैं, अब मेन सब्जेक्ट में आ रहे हैं, जीएस सब्जेक्ट में। और धीरे धीरे आप देखिएगा अभी हम पॉलिटी से शुरू किए हैं, बाकी सब्जेक्ट को भी हम माइंड मैप से रिवाइज कर देंगे। और जो वनडे का एग्जाम का तैयारी करते हैं ना, जिसको कहते हैं कि बहुत कम में हमको पढ़ा के खत्म कर दो, उन लोगों के लिए भी एक क्या होगा, एक नया चीज ये माइंड मैप देखने को मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एकदम पेंडिंग काम नहीं रखना है सारा, अगर कोई वीडियो पेंडिंग में चला गया है या कोई टेस्ट पेंडिंग में आप रखे हैं तो उसको जल्दी से क्या कर लीजिए, बना लीजिए, एकदम पेंडिंग में नहीं रखना ना। चलिए ठीक है, बाय।